नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है पर्यावरण के बारे में है। कोविड-19 में पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंची है। जो वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट खासकर बहुत ज़्यादा बड़ा है, और जो हमारा एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एरिया रहता था ज़्यादा, जहाँ पे सारी सरकारों का वैश्विक लेवल पे जहाँ ध्यान होता था पर्यावरण का, उससे ध्यान काफ़ी हटा। इसके कारण पर्यावरण को क्षति हुई है, तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में आज का हमारा जो दूसरा आर्टिकल है ये पोषण के संबंध में है। कोविड-19 महामारी से जब लोगों को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई, तो ऐसी स्थिति में पोषण का बुरा हाल होना तो तय था। उसी के बारे में बात करता है कि जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे कुपोषण को दूर करने के लिए, उन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है उस बारे में ये आर्टिकल बात करता है। चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। वो ये है कि ई कोड्स प्रोजेक्ट जो है ये कंसेप्चुअलाइज किया है निम्न में से किसके बेसिस पे, किस आधार पे। आपका ऑप्शन ए है नेशनल पॉलिसी एंड प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंडियन जुडिशरी, अर्थात इंडियन जुडिशरी हमारी जो भारतीय न्यायपालिका है उसमें आईसीटी को इम्प्लीमेंट करना, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी है, सूचना और जो संचार प्रौद्योगिकी है उसको यहाँ पर अप्लाई करना, उसको यहाँ पर हमारी जुडिशरी में लाना। आपका ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ऑप्शन सी है नेशनल पॉलिसी ऑन ऑनलाइन कोड्स 2018, ये ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज हमारे पर्यावरण की ऐसी, हमारे पारिस्थितिक तंत्र की ऐसी स्थिति हो गई है जो कभी पहले नहीं हुई थी। ये काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया है, और कोविड पैंडेमिक में खासकर नेचुरल एरियाज जो है, स्पीसीज जो है, उनका काफ़ी ज़्यादा शोषण और दोहन हुआ है। तो इसी पर आपको एक आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए एक आपके लिए महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। अगर आपको इस वीडियो की स्लाइड्स चाहिए है तो आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा लॉ से और करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ, अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल लॉ सीखो जुडिशरी, क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लॉ सीखो क्लैट प्रेप, और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो UGC_ लॉ सीखो इंस्टाग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको रील्स के फॉर्म में, पोस्टर्स के फॉर्म में काफ़ी ही दिलचस्प जानकारी मिलेगी, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर ही सकते हैं। चलिए आज का आर्टिकल जो है कि हम कैसे हमारे पारिस्थितिक तंत्र को रिस्टोर, रिवाइव, बहाल कर सकते हैं और इसे कैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक, ये कोविड-19 पैंडेमिक जो है SARS-CoV-2 से हुआ है, एक वैसे वायरस से हुआ है, एक पशुजन्य ज़ूनोटिक पैथोजोन से ये मनुष्यों में आया है। ये देखने को मिलता है कि मनुष्यों की गतिविधियों के कारण तो पर्यावरण को काफ़ी हानि हो ही रही थी, उसके कारण ऐसे जो बीमारियां फैल रही है इससे भी हमारे नेचर को, हमारे पर्यावरण को, विभिन्न स्पीसीज को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा एक ध्यान हुआ करता था हमारे पर्यावरण की तरफ, वो भी काफ़ी हट गया है। तो यूनाइटेड नेशन ने इस दशक को इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए, मतलब हमारे पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए बनाया है। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे में इस चीज़ की बात करी है कि हमें ज़रूरत है कि हम हमारे पर्यावरण को बचाएं, जो क्षति हो रही है उसे रोकें, और जितनी भी अभी तक गतिविधि हुई है उसको पुनः बहाल करें। इसके लिए ज़रूरी है कि सारे कॉन्टिनेंट और उसके साथ में हम सारे ओशंस पे भी ध्यान दें। तो यहाँ पर भारत की भूमिका क्या होती है, भारत ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो भारत ने 10 वर्षों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कोशिशें करी है, काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न करे हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और बहाल करने का, उसे सुरक्षित और बहाल करने के लिए। उसी के साथ में भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर हमें गरीबी से बाहर निकालना है, हमारी आजीविका को बढ़ाना है, तो क्लाइमेट चेंज से लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ज़रा सोचिए, अगर हमारे समुद्र का स्तर थोड़ा और बढ़ जाता है, इसका मतलब ये है कि हमारे तटीय क्षेत्र, बहुत बड़ी सीमा जो है हमारी समुद्री तट से लगती है,
बहुत हद तक ये पानी में जा सकती है। उसके कारण हमारे बहुत बड़े बड़े शहर भी इन्हीं तटों पर स्थित है। तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज से हमको तो ये नुकसान है। उसके अलावा हमारा देश जो है रिसोर्सेस, खासकर जो प्राकृतिक संसाधन है, उससे भरा पड़ा है। अगर किसी भी तरीके का पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो इससे भारत के लिए उनके रिसोर्स, हमारे संसाधनों पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो भारत ने क्या कदम उठाया है रिस्टोरेशन के लिए? 2019 में यहाँ पे हमने एक एम्बिशियस रिस्टोरेशन शुरू करा, जिसमें हमने लक्ष्य रखा कि यहाँ पर 21 से 26 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन है 2030 तक हम इसे रिस्टोर करेंगे। मतलब जहाँ पे जंगल कटे हैं हम वापस जंगल उगाएंगे, हम वापस वहाँ पे फ्लोरा और फौना जो है उसे वापस लेकर आएंगे। उसी के साथ में यहाँ पर केवल भारत ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी ये हमने टारगेट रखा हुआ है और ये कदम उठाने की, हमें इसे लागू करने की ज़रूरत है कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है उसे कम से कम करें। तो 2030 तक लक्ष्य रखा गया है कि 2010 में जितना कार्बन एमिशन हो रहा था उसका 45% कम किया जाए और 2050 तक तो इसे शून्य कर दिया जाए। उसके अलावा हमारी जो आर्थिक गतिविधियां रहती है और जो हमारा विनिर्माण सिस्टम है, इसको हम कैसे सस्टेनेबल बनाएं, मतलब इससे कम से कम हमारे जो रिसोर्सेस है, हमारा जो पर्यावरण है, उसे हानि हो। उसके अलावा फूड सिस्टम को भी मजबूत बनाने के लिए ज़रूरत है कि हम नेचर पे ध्यान दें। हम हमारा जो वेस्ट है रिड्यूस, हम उसे कम से कम करें। प्लास्टिक जैसे जो तत्व होते हैं उसे हम रिस्टोर करें और एक अच्छे से इस तरीके से हम हमारी नीतियाँ बनाएं जिससे कचरा कम से कम, जिससे वेस्ट कम से कम प्रोड्यूस हो, क्योंकि इससे हमारे पर्यावरण पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। चलिए हमारे दूसरे आर्टिकल पे आते हैं। आज का जो दूसरा आर्टिकल है ये पोषण के संबंध में है। तो भारत एक ऐसा देश है जिसमें कुपोषण बहुत लंबे समय से एक समस्या रही है। खासकर जो न्यू बॉर्न बच्चे रहते हैं उनमें कुपोषण की स्थिति बहुत देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कोविड-19 में हमारा जब पूरा ध्यान पेंडेमिक की ओर गया तो यहाँ पर जो विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं सरकारों द्वारा कुपोषण खत्म करने के लिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए जो यहाँ पे पोषण आहार, और जो बच्चे हुए हैं उनके लिए जो पोषण आहार के लिए कार्यक्रम किए जाते थे, उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो भारत में इसी तरीके का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है पोषण अभियान। पोषण अभियान के अंतर्गत टारगेट किया गया है कि मदर की प्रेगनेंसी के दौरान 1000 दिनों तक उनके पोषण पर ध्यान दिया जाए, जिससे बच्चे होने वाले बच्चे को प्रभाव ना पड़े। उसके अलावा बच्चे का जो बच्चा बॉर्न होता है, जिसका जन्म होता है, उसके दूसरे जन्म दिवस तक हम उसके पोषण का, उसकी सेहत का ख्याल रखें और यहाँ पर जितने भी न्यूट्रिशंस हैं और जितने भी पोषक आहार हो सकते हैं उन्हें प्रोवाइड करें। तो ये गवर्नमेंट ने एक टारगेट बना के चला। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, इन्हें प्रायोरिटी दी गई, इनको तवज्जो दी गई। उसके साथ में जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है और उसके साथ में जो फोर्टिफिकेशन है उस पर भी ध्यान दिया गया। साथ ही यहाँ पर बात की गई, जैसे कोविड-19 में हमने देखा कि आंगनवाड़ी केंद्र सारे बंद हो गए, तो यहाँ पर घर राशन ले जाने की भी सुविधा सरकार द्वारा परमिट की गई। उसके अलावा ज़रूरत है कि हम हमारे सामाजिक स्तर पर भी कदम उठाए और इसे एक आंदोलन के तरफ रूप में हम ले, तभी हम इस समस्या से निदान पा सकते। मतलब हमारे एनजीओ, सिविल सोसाइटीज, सिर्फ सरकारी नहीं, इन क्षेत्रों में भी हम एक कॉमन मनुष्य को भी, एक कॉमन सिटीजन को भी यहाँ पे बढ़ चढ़ के पार्ट इसमें लेना है। उसके अलावा सरकार ने जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स होते हैं, मतलब आपके जिले और जो संभाग के प्रमुख होते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स की परफॉर्मेंस देखने के लिए इन्हें बाध्य करा है कि कुपोषण, मेलन्यूट्रिशन भी एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होगा। मतलब आपके जिले की जो परफॉर्मेंस है वो मेलन्यूट्रिशन, कुपोषण पर भी डिपेंड करेगी। उसके अलावा यहाँ पर बात की गई है कि डेटा ड्रिवन अप्रोच प्लान करने की बहुत ज़रूरी है कि जब हम कोई प्लान बनाए तो हमारे पास में डेटा होना ज़रूरी है। उसके अलावा जो न्यूट्रिशियस सर्विसेज है, जैसे खाद्य हो गए, इनकी डिलीवरी की जाए आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा। अब यहाँ पर एक समस्या ये आती है कि ये मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसे ज़रूरत है और किसकी कैसी मैपिंग करनी है। इसके लिए डेटा इकट्ठा होना और उसको एनालाइज करके सिस्टमेटिक वे में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो पोषण ट्रैकर की बात करें तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर कुपोषण को ख़त्म करने के लिए ये कार्यक्रम पोषण ट्रैकर शुरू किया गया है। इसमें कैसे न्यूट्रिशन सर्विसेज जो है वो बढ़ाई जाए
और जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उन तक कैसे पोषक आहार पहुंचाया जाए, इसके लिए इसे लाया गया है, ये इसका लक्ष्य है। उसके अलावा ज़रूरी है कि रियल टाइम अपडेट्स हो, मतलब आज अगर हम कहीं डिलीवर हो रहा है सरकार के द्वारा तो वो अपडेटेड सिस्टम रहे, कितने लोगों तक पहुंच गई है अभी तक सर्विसेज, कौन से ऐसे एरिया से जो कवर नहीं है, कौन से एरियाज में ये ज़्यादा कुपोषण की समस्या देखने को मिलती है, वहाँ पे एक विशेष ध्यान भी दे सकते हैं। तो सिस्टम में पारदर्शिता लाते हुए एक रियल टाइम अपडेटेड सिस्टम हमें बनाने की आवश्यकता है जो कि सारे बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई कर पाए। उसके अलावा मार्च में इसे लॉन्च किया गया है। अभी तक 15 लाख जो आशा वर्कर्स है वो इससे जुड़ चुकी है और करीब करीब 8 करोड़ 30 लाख मदर्स और चिल्ड्रन को इसमें रजिस्टर अभी तक किया जा चुका है। तो पोषण आहार की मैंने बात करी, पोषण आहार में कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें बताई गई है, जैसे यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग की बात की गई है। जैसे ही बच्चा होता है तो अगले आधे घंटे में ये शुरू करना चाहिए, क्योंकि भारत में एक बहुत ज़्यादा भ्रांति इसको लेकर फैली हुई है। उसके अलावा 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग कंपलसरी सरकार ने यहाँ पर इसके दिशा निर्देश दिए हैं कि ये कंपलसरी अपडेटेड होना चाहिए, और जो भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उन्हें इसकी जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ पर जिम्मेवारी दी है। उसके बाद में 6 महीनों के बाद में जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो भी दे सकते हैं। उसके लिए भी आशा वर्कर्स को ट्रेन किया गया है और वो माँ और परिवार को उस तरीके से गाइड करे जिससे बच्चों में कुपोषण की समस्या ना रहे। तो चलिए आज का विश्लेषण हमारा यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।